हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूजीसी नेट जीआरएफ 2025 की तैयारी। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स 10 ईयर के पीवाईक्यू कर ले, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेपर 2 है और कितने मार्क्स का आएगा, आप क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय द्वारा कब और कहाँ प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्रित होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विविध शपथ ली गई। इसका आंसर हो जाएगा ए, सितंबर 1906 में। कहाँ ली गई? जॉन्सबर्ग में। कब ली गई? 1906 में। और कहाँ ली गई? जॉन्सबर्ग में। और कब ली गई? सितंबर 1906 में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। बी, टैगोर शोषित सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे। सी, टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। 4, टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके ऑप्शन ये हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं, लेकिन जो फोर्थ है वो गलत है कि टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थक नहीं किया। ये फोर्थ जो है वो गलत है। टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। टैगोर शोषित सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया। ये तीनों ही सही हैं और इसका गलत है, टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 सही हैं और ये जो है जिसमें 4 आ रहा है वो गलत हैं। अब है एक्सर्शन रीजन से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अभिकथन ए, सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। रीजन मतलब कारण है, निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विचार सदैव निहित था। इसके ऑप्शन ये हैं और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि ए, आर और दोनों सत्य हैं। आर, ए की सही व्याख्या की गई है। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं की गई है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों ही सत्य हैं लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं की गई है, मतलब जो कारण है वो सही नहीं बताया गया है दोनों का। कि सत्याग्रह में यहाँ तक कि विरोधी को भी क्षति पहुंचाने का विचार बिल्कुल भी नहीं था, ये सही है। और निष्क्रिय प्रतिरोध में दूसरे पक्ष को क्षति पहुंचाने का विस्तार सदैव निहित है। तो दोनों ही कारण सत्य हैं। रीजन और अभिकथन दोनों सत्य हैं लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, तिलक का ये मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेदकों में निहित होनी चाहिए। सेकंड, तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया था। थर्ड, तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी। फोर्थ, तिलक ने पुलानियो इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया था। तिलक ने लिखा कि स्वराज हमारी भविष्यगत समृद्धि की आधारशिला न कि चरमोत्कर्ष है। तो इसके ऑप्शन ये हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। 1, 2, 3, 5 सही है या 1, 2, 3, 4, 5 सही है, केवल 1, 4, 3, 2 सही है या केवल 3, 1, 4, 3, 1, 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 5 सही है। जो कि 4 है वो क्या है, गलत है। तिलक ने पुल न्यू इंग्लिश की स्थापना का विरोध नहीं किया था। तो ये 4 जो है वो गलत है। 1, 2, 3 एंड 5 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को प्रारंभ किया। विवेकानंद ने हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी। थर्ड है, विवेकानंद ने वर्ष 1918 की राजद्रोह समिति रिपोर्ट को स्वीकार किया था। फोर्थ है, विवेकानंद का ये मत भी था कि किसी राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति को भौतिक विकास के रूप में मापा नहीं जा सकता। तो इसके ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ये हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है। 1 2 सही है या केवल 1 2 4 या 1 3 4 या 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 4। कौन सा सही है कि वर्ष 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने दी थी। तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड है कि विवेकानंद ने हिमालय में अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी। ये भी कारण क्या है? सही है। और फिर थर्ड जो है वो गलत है कि विवेकानंद ने वर्ष 1918 का राजद्रोह समिति रिपोर्ट को स्वीकार किया था। ये गलत है। फोर्थ सही है कि विवेकानंद का ये मत भी था कि राष्ट्र का वास्तविक मूल्य सदैव उसकी सैन्य शक्ति या भौतिक विकास के रूप में नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए, अयानन कली, बी, ज्योतिबा फुले, सी, बी आर अम्बेडकर, डी, पेरियार। इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके कुछ की पॉइंट्स भी है, डिस्कस कर लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज सत्य की खोज करने वाले समाज को कहा जाता है। सत्यशोधक समाज किसे कहा जाता है? कि सत्य की खोज करने वाले समाज को सत्यशोधक समाज भी के रूप में भी जाना जाता है। और 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य निचली जातियों के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना और उनके अधिकार के लिए संघर्ष करना था। फुले गैर ब्राह्मणों के बीच शिक्षा के प्रसार भी जोर दिया और 1848 में पुणे में पिछड़ी जातियों के लिए एक स्कूल भी खोला था। पुणे में क्या खोला था? ज्योतिबा फुले ने 1848 में पिछड़ी जातियों के लिए एक स्कूल खोला था। और 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने एक सामाजिक सुधार का संगठन किया था और सामाजिक न्याय दिलाना। और इनका कार्य क्या था? कि सामाजिक न्याय दिलाना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना था ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? ए, अम्बेडकर, बी, लोहिया, सी, रमाबाई, डी, सावित्रीबाई फुले। इसका आंसर हो जाएगा सी, रमाबाई। आर्य महिला सभा की स्थापना रमाबाई ने की थी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने की थी महिला सभा की स्थापना? पंडिता रमाबाई ने की थी। और कब की थी? 1882 में। पुणे में स्थापित इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना था। इसका उद्देश्य क्या था पंडिता रमाबाई का आर्य महिला सभा की स्थापना के लिए? कि महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना था। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1882। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए एक मजबूत आवाज उठाई और आर्य महिला सभा के माध्यम से महिलाओं के जीवन में सुधार लाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञान मागी धारा की कवि कवित्री हैं? ए, रमाबाई, बी, एम के गांधी, सी, कबीर, डी, मीराबाई। इसका आंसर हो जाएगा सी, कबीर। कबीर ने धारा के कवि की कवित्री की। फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि कबीर ने किस पुस्तक की रचना की थी? बीजक किसके द्वारा लिखी गई थी? कबीर के द्वारा। साख किसके द्वारा लिखी गई थी? कबीर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कबीर के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? तो बीजक और साख कबीर के द्वारा लिखी गई थी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। इसके अंतर्गत इस धारा के अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास। निर्गुण ज्ञान मार्गी के कौन कौन
महत्वपूर्ण कवि हैं नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मलकू दास। निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा, ये भक्ति काल की एक उपशाखा है। निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा क्या है कि ये भक्ति काल की एक उपशाखा है जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है। इस धारा के कवि ज्ञान को महत्व देते हैं और मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। और क्या करते हैं ये इस धारा के कवि के मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। नेक्स्ट है और कोई की पॉइंट इसके। नानक, नानक के द्वारा क्या किया गया कि सिखों के पहले गुरु और निर्गुण भक्ति धारा के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। कौन है? नानक जो है वो सिखों के पहले गुरु और निर्गुण भक्ति धारा के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। रैदास कौन है? कबीर के समकालीन और एक प्रसिद्ध संत कवि हैं। दादू दयाल कौन है? कि एक प्रसिद्ध निर्गुण संत और कवि हैं। सुंदरदास एक प्रसिद्ध निर्गुण संत और कवि हैं। मलुकदास एक प्रसिद्ध निर्गुण और संत कवि हैं। और नानक कौन है? कि सिखों के पहले गुरु हैं और निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए इंडोनेशिया की स्वतंत्रता 1945, बी बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971, सी श्रीलंका की स्वतंत्रता 1950, डी वियतनाम की स्वतंत्रता 1945, ई घाना की स्वतंत्रता 1967। इसके ऑप्शन ये हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ए बी या सी ई या केवल बी डी या केवल ए ई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और ई सही नहीं है। सी और ई जो है वो सही नहीं। श्रीलंका की स्थापना 1950 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1948 में श्रीलंका की स्वतंत्रता हुई थी, ना कि 1950 में। और घाना की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1957 में, ना कि 1967 में। और कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी घाना की स्वतंत्रता की। और श्रीलंका की स्वतंत्रता हुई थी 1948 में। और वियतनाम की स्वतंत्रता हुई थी 1945 में। और कहाँ हुई थी? फ्रेंच में। तो ये सही सम्मिलित नहीं है। सी श्रीलंका की स्वतंत्रता और घाना की स्वतंत्रता। और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता सही है, 1945 में ही हुई थी। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971 में ही हुई थी। और वियतनाम की स्वतंत्रता भी 1945 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? फ्रेंच में। तो इसका सी और ई जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, मतलब कौन से सही हैं? ए समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले पियरे लेहरू द्वारा 1834 में फ्रेंच में किया गया था। बी ये उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या सरकारी स्वामित्व की वकालत करता है। ये पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह समर्थन करता है। डी समाजवाद का मानना है कि व्यक्तिगत संपत्ति को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। ई कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में देखा। और इसके ऑप्शन ये हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है, ए बी ई या बी सी या ए डी या बी सी ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी और ई जो है वो सही है और जो सी और डी गलत हैं। तो पूछा गया था सत्य कौन सा है, तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले पियरे लेहरू द्वारा 1834 में ही फ्रेंच में ही किया गया था, ये सही है। और ये उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या सरकारी स्वामित्व की वकालत करता है, ये भी सही है समाजवाद। और कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में देखा। किसने देखा? कार्ल मार्क्स ने। तो ये तीनों ही सही हैं, ए बी और ई जो है वो सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णन पुस्तक जो प्रकृति में साधारण जीवन पर चिंतित करती है किसने लिखी है? ए रेचल कार्सन, बी जॉन मुयर, सी एल्डर लियोपोल्ड, डी हेनरी डेविड थोरो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हेनरी डेविड थोरो ने। किसने लिखी है? हेनरी डेविड थोरो ने। आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। वर्णन पुस्तक जो प्रकृति में साधारण जीवन पर चिंतन करती है हेनरी डेविड थोरो द्वारा लिखी गई है। थोरो ने 1845 से 1847 तक मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में
वॉल्डन पॉन्ड के पास एक कैबिन में 2 साल बिताए और वॉल्डन पुस्तक में अपने अनुभवों को दर्शाया। ये पुस्तक आत्मनिर्भरता, सादगी और प्रकृति के प्रति प्रेम के विषयों पर पड़ताल करती है। जो ये वॉल्डन पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हेनरी डेविड थोरो के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई है? 1845 से 1847 तक। और ये किस पर निर्भर है? सादगी और प्रकृति के प्रति प्रेम के विषयों की पड़ताल करती है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पूछी जा सकती हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट थिंकर एंड देयर बुक्स, ये इन्होंने साइलेंट स्प्रिंग रिचल कार्सन के द्वारा लिखी गई है। साइलेंट स्प्रिंग एर्नेनियस के द्वारा लिखी गई है। इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल एलियो लिपोल्ड के द्वारा लिखी गई है। अ सैंड कंट्री अल्मानक वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। स्टेइंग अलाइव अर्थ डेमोक्रेसी म्यूरे बुक चिन के द्वारा लिखी गई है। द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम जेम्स लवलॉक के द्वारा लिखी गई है। गिया अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ हेनरी डेविड थ्योरो के द्वारा लिखी गई है। वर्ल्डन, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, PYQ है। चिको मेंडेस के द्वारा लिखी गई है फाइट फॉर द फॉरेस्ट। एडवर्ड अबे के द्वारा लिखी गई है डेजर्ट सॉलिटेयर। फ्रेंड्स, ये सभी पुस्तकें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद दर्शन के बारे में गलत कथन की पहचान करें। ए, एकात्मक मानववाद मानव जीवन को शरीर, मन, बुद्धि और आत्म के माध्यम से परिभाषित करता है। एकात्मक मानववाद स्वराज और भारतीय संस्कृति मूल्यों में निहित आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। उपाध्याय का दर्शन भारत के आर्थिक विकास के लिए पश्चिमी पूंजीवाद का पूरी तरह समर्थन करता है। डी, एकात्मक मानववाद समाजवाद और पूंजीवाद के भौतिकवादी फोकस की आलोचना करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि उपाध्याय का दर्शन भारत के आर्थिक विकास के लिए पश्चिम पूंजीवाद का पूरी तरह समर्थन करता है। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद दर्शन के बारे में गलत कथन क्या है? कि उपाध्याय का दर्शन भारत के आर्थिक विकास के लिए पश्चिमी पूंजीवाद का पूरी तरह समर्थन करता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध सिद्धांत में स्केलर चेन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ए, हेनरी फायोल, बी, फ्रेडरिक टेलर, सी, मैक्स वेबर, डी, हेनरी मिंटजबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ए, हेनरी फायोल। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रबंध सिद्धांत में स्केलर चेन की अवधारणा हेनरी फायोल ने प्रस्तुत की। हेनरी फायोल ने प्रबंध 14 सिद्धांतों में से एक रूप में स्केलर सिद्धांत की पहचान की थी। क्या की थी? कि 14 सिद्धांतों में हेनरी फायोल ने स्केलर सिद्धांत की पहचान की। और स्केलर चेन एक पदानुक्रमित संरचना है जो किसी संगठन में संचार और अधिकार की रेखा को दर्शाती है। इसका मतलब है कि संचार और अधिकार का प्रवाह एक स्पष्ट सरिच तरीके से ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। हेनरी फायोल ने इस सिद्धांत को इसलिए विकसित किया ताकि संगठन में संचार सुचारू रूप से सके और सभी कर्मचारियों को यह पता हो कि उनके वरिष्ठ कौन हैं और उन्हें किससे संपर्क करना चाहिए। स्केलर चेन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि संगठन में जानकारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित रहे जिससे उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो सके। तो फ्रेंड्स, इनको साथ के साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में सेवा करने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी कौन थे? ए, बोटोर्स घली, कॉफी अनन, सी, बान की मून, डी, एंटोनियो गुटेरस। इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉफी अनन। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में सेवा करने वाले अश्वेत अफ्रीकी थे कॉफी अनन। यह है कॉफी अनन। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में सेवा करने वाले पहले अश्वेत
अफ्रीकी कॉफ़ी अनन थे। वे घाना के रहने वाले थे और 1997 से 2006 तक 2 कार्यकालों के लिए महासचिव रहे कॉफ़ी अनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए होली फैमिली, बी क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, सी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, डी वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। इसके ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, विकल्प कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 3 2 4। पहले क्या आएगा, होली फैमिली, फिर आएगा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिर आएगा क्रिकेट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड फिर आएगा वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट। पहले होली फैमिली, फिर द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, फिर क्रिएटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, फिर वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज हेतु गठित समितियों के सही अनुक्रम को कलम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए JBK राव समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी LM सिंघवी समिति। इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। ABCD में कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 2 1 4। पहले क्या आएगा, बलवंत राय मेहता समिति, फिर आएगा मेहता समिति, फिर JBK राव समिति, फिर आएगा LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में अनुसूची दी गई है और सूची 2 में विवरण दिया गया है। ए चौथी अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी छठी अनुसूची। आपको 1 2 3 4 से मिलान करना है कि राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन। सेकंड है दल बदल से संबंधित प्रावधान। थर्ड है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। फोर्थ है कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये ऑप्शन दिए गए ABCD के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करने। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची चौथी अनुसूची राज्यसभा हेतु सीटों का आवंटन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। छठी अनुसूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 3 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेशन रीजन से। क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वे 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारियों के पद ग्रहण करने तक वे अपने पद पर बना रह सकता है। कथन 2 है, संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि ये पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। ये बताना है कि आपको कौन सा सही है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है। ABCD में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और कथन 2 दोनों ही सही हैं कि कथन ए भी सही है और कथन सेकंड भी सही है कि ये 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है और उत्तराधिकारियों के पद ग्रहण करने तक वे अपने पद पर बना रह सकता है। कथन 2 भी सही है कि संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने पर खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए बेरोबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। सेकंड है केशवानंद भारतीय मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। थर्ड है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो इसका आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ABCD में से कि 1 2 3 सही है, 2 3 या 1 2 या 1 3। तो इसका आंसर हो जाएगा C 1 2।
1 और 2 दोनों ही सही हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में बेरोजगारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, तो ये सही है। और दूसरा क्या दिया कि केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, तो ये दोनों ही सही हैं। और थर्ड जो है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है? ए 51वां संशोधन, बी 52वां संशोधन, सी 53वां संशोधन, डी 59वां संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा बी 52वां संशोधन। 52वां संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 52वां संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना और अक्सर पद या भौतिक लाभ के लालच में प्रेरित होता है। ये कानून संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य निर्वाचित सरकारों की स्थिरता बनाए रखना है। इस संशोधन के माध्यम से यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी बदलता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये कानून भारत की राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस दल बदल विरोध कब संबंधित किया गया था? 52वां। और कौन से अनुसूची में आता है? 10वीं अनुसूची में आता है। और ये कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू किया जाता है। और यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी बदलता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने 1967 में गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय का अधिक्रमण किया? ए 23वां संशोधन, बी 24वां संशोधन, सी 25वां संशोधन, डी 26वां संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा बी 24वां संशोधन। 1968 में गोलकनाथ मामले में निर्णय का अधिक्रमण किया गया था 24वां संशोधन में। के भी कुछ की पॉइंट्स हैं। और फ्रेंड्स, की पॉइंट्स में इसके इसलिए डिस्कस करें कि की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके की पॉइंट्स हैं, 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। इस मामले को 24वें संशोधन 1971 द्वारा पलट दिया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि संसद को संविधान की किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। ये संशोधन गोलकनाथ मामले में न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पारित किया गया था। इसीलिए 24वें संशोधन ये संवैधानिक परिवर्तन था कि जिसने मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता के संबंध में गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया था। तो 1967 में ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था और 24वें संशोधन 1971 द्वारा यह पलट दिया गया था, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। और ये 24वें संशोधन में संवैधानिक परिवर्तन किया गया। 24वें संशोधन में गोलकनाथ मामले में ये दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह व सहायता का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन एवं उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 74 में। के भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन और उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की। और सलाह देने के लिए कौन होता है राष्ट्रपति को? प्रधानमंत्री। नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। और कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान है।
सूची वन में घटनाएं दे रखी हैं और सूची टू में कालक्रम दे रखे हैं कि कौन सी घटनाएं कौन से कालक्रम में की गई हैं। फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मंजूरी। सेकंड है वेस्टफेलिया की संधि। थर्ड है न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना। फोर्थ है हम्मुराबी की कानूनी संहिता की स्थापना। फिफ्थ है एडवर्ड द्वारा मॉडल संसद की स्थापना। ए है 1648, बी 1295, सी 1948, डी 1893, ई 1750 BC में। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। और इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं कि ABCD में कौन सा सही है, आपको बताना है। आप बताएं कि कौन सा सही है। तो संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मंजूरी कब की गई है? 1948 में। कब की गई है? 1948 में की गई है। और वेस्टफेलिया की संधि कब की गई है? की गई है 1648 में। और न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना कब मिला है? वोट का अधिकार मिला है 1893 में। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब मिला है? 1893 में। हम्मुराबी की कानूनी की संहिता की स्थापना कब की गई है? की गई है 1295 में। एडवर्ड द्वारा मॉडल संसद की स्थापना की गई है 1750 BC में। तो फ्रेंड्स आपको सही से मिलान करना है कि कौन सा सही है कि न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार 1893 में मिला है। हम्मुराबी की कानूनी संहिता की स्थापना 1295 BC में की गई है। एडवर्ड द्वारा मॉडल संसद की स्थापना 1750 BC में की गई है। और वेस्टफेलिया की संधि 1648। संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मंजूरी 1948 में की गई है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा अतः स्थापना क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए शिक्षा का अधिकार, बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को सहभागिता का अधिकार, फोर्थ है पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि, ई है सहकारी समितियां। ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है। तो पहला कौन सा आएगा? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारियों को सहभागिता का अधिकार। तो पहले पर आएगा सी और सेकंड पर आएगा ए शिक्षा का अधिकार। ये कौन से पर आएगा? सेकंड पर। और थर्ड पर कौन सा आएगा? थर्ड पर आएगा सहकारी समितियां। फोर्थ पर आएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एंड फिफ्थ पर आएगा पहली अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टि। तो पहले पर क्या है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों को सहभागिता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एंड पहले अनुसूची में लद्दाख की प्रविष्टियां। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए HJ कानिया, बी PN भगवती, सी मदन मोहन पंछी, डी SH कपाड़िया, डी ई रंगनाथ मिश्रा। आपको बताना है कि कौन सा पहले पर आएगा, कौन सा दूसरे पर आएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। HJ कानिया फर्स्ट पर, सेकंड पर PN भगवती, थर्ड पर आएंगे मदन मोहन पंछी एंड फोर्थ पर आएंगे SH कपाड़िया एंड फिफ्थ पर आएंगे रंगनाथ मिश्रा। ये मिलान जो है वो सही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले पर कानिया, दूसरे पर भगवती, तीसरे पर मोहन पंछी एंड फोर्थ पर कपाड़िया एंड थर्ड पर रंगनाथ मिश्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित लोकसभा अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए KS हेगड़े, बी हुकम सिंह, सी डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लन, डी नीलम संजीवा रेड्डी, ई रवि रे। ऑप्शन ये दे रखे हैं, आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी BDCAE। कौन सा सही है? BDCAE। तो पहले पर क्या आएगा? हुकुम सिंह, दूसरे पर आएगा नीलम संजीवा रेड्डी एंड थर्ड पर आएगा
डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लन। एंड फोर्थ पर आएगा KS हेगड़े। एंड फिफ्थ पर आएंगे रवि रे। तो इसका आंसर हो जाएगा BDCAE। आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। A. द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। B. द ह्यूमन कंडीशन। C. द स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। D. आफ्टर वर्चू। इसके ऑप्शन ये देखें, आपको मिलान करना है कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा A. 2143। 2143। तो फर्स्ट पर क्या आएगा, द ह्यूमन कंडीशन फर्स्ट पर आएगा, फिर आएगा सेकंड पर आएगा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, फिर आएगा आफ्टर वर्चू थर्ड पर, एंड लास्ट पर आएगा स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। पहले पर क्या आएगा कि द ह्यूमन एंड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज सेकंड पर, एंड थर्ड पर आएगा आफ्टर वर्चू, एंड फोर्थ पर आएगा स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 143। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा इसका A। इसके कुछ और भी बुक्स दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। द जर्मन आइडियोलॉजी कब लिखी गई है? 1846 में। किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स और फ्राइडरिच ईगल के द्वारा लिखी गई है। द जर्मन आइडियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई? मार्क्स और ईगल के द्वारा। सेकेंड बुक है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, कब लिखी गई है? 1917 में। और किसके द्वारा लिखी गई है? लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम, कब लिखी गई है? 1953 में। किसके द्वारा लिखी गई है? डेविड ईस्टन के द्वारा। फोर्थ है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, ये कब लिखी गई है? 1962 में। किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस के द्वारा। फ्रेंड्स ये बुकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार लगा लें कि द जर्मन आइडियोलॉजी कब लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन कब लिखी गई है। द पॉलिटिकल सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किसके द्वारा, कौन सी स्थापना में लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेम्स मिल, TH ग्रीन। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। सेकंड है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। फोर्थ है कंडीशन कंसिडेंशन ऑन जेंटेटिव गवर्नमेंट। तो जॉन लॉक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड। ऑप्शन ये दे रखा है, आपको मिलान करना है कौन सा किसके साथ मिलान होगा। जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, और जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स मिल के द्वारा। TH ग्रीन के द्वारा लिखी गई है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। फ्रेंड्स ये पुस्तकें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? A मध्य प्रदेश, B तमिलनाडु, C बिहार, D महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा D महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राज्य विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं महाराष्ट्र में। आंसर D। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, और बिहार में 243 सीटें हैं। और सबसे पहले नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र, 288 सीटें हैं। सेकंड पर कौन आएगा? सेकंड पर आएगा बिहार, बिहार में 243 सीटें हैं। थर्ड पर आएगा तमिलनाडु 234, और फोर्थ पर आएगा मध्य प्रदेश 230 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। A 17वीं शताब्दी, B 19वीं शताब्दी, C 18वीं शताब्दी, D 20वीं शताब्दी। राजनीतिक पृथकतावाद, B विधि का संहिताकरण। थर्ड है संवैधानिक राज्यतहर। फोर है नियंत्रण और संतुलन। आपको ABCD से 1 2 3 से मिलान करना है। इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो 17वीं शताब्दी में क्या किया गया है? राजनीतिक पृथकतावाद। और 19वीं शताब्दी में किया गया है
19वीं शताब्दी में क्या किया गया है कि संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक राजतहार। 19वीं शताब्दी में क्या है, संवैधानिक राजतहार। और 18वीं शताब्दी में है विधि का संहिताकरण। और 20वीं शताब्दी में है नियंत्रण और संतुलन। तो 17वीं शताब्दी में राजनीतिक पृथकतावाद, 19वीं शताब्दी में संवैधानिक राजतहर, 18वीं शताब्दी में विधि का संहिताकरण और 20वीं शताब्दी में है नियंत्रण और संतुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों की राज्यसभा सीटों को सही घटते कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, फोर्थ पश्चिम बंगाल एंड ई बिहार। आपको बताना है सही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई सभी सही हैं। पहले पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर तमिलनाडु एंड फोर्थ पर आएगा पश्चिम बंगाल एंड लास्ट में आएगा बिहार। तो राज्यसभा सीटों को सही कालम के अनुसार क्या है कि पहले पर कौन है, उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र एंड थर्ड पर है तमिलनाडु, फोर्थ पर है पश्चिम बंगाल एंड फिफ्थ पर है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। ए भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, बी है हरियाणा राज्य का गठन, सी है उत्तर प्रदेश का गठन, डी तेलंगाना राज्य का गठन, ई उत्तराखंड राज्य का गठन। इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए सी बी ई डी। ए सी बी ई डी। पहले पर कौन सा आएगा कि भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का भारत में विलय है, फर्स्ट पर आएगा। सेकंड पर आएगा उत्तर प्रदेश का गठन, सेकंड पर आएगा हरियाणा का राज्य का गठन, थर्ड पर आएगा और उत्तराखंड राज्य का गठन फोर्थ पर एंड फिफ्थ पर आएगा तेलंगाना राज्य का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी बी ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों के गठन की घटनाओं का कालक्रमानुसार क्रम इस प्रकार हैं। तो इसका आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। बी पर आता है हरियाणा राज्य का गठन, ये कब किया गया था, 1 नवंबर 1966 को। ई पर आता है उत्तराखंड राज्य का गठन, ये कब किया गया था, 9 नवंबर 2000 को। तेलंगाना, डी पर आता है तेलंगाना राज्य का गठन, ये कब किया गया था, 2 जून 2014 को। और ए पर आता है कि भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तो लास्ट पर क्या आता है, लास्ट पर आता है ए। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसका गठन कब किया गया था, कि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 और भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। पहले क्या नाम था उत्तर प्रदेश का, संयुक्त प्रांत, और बाद में क्या रख दिया गया, उत्तर प्रदेश। हरियाणा का कब गठन हुआ था, 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। उत्तराखंड का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। फोर्थ पर आता है तेलंगाना, 2 जून 2014 को गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। फिफ्थ पर आता है जम्मू कश्मीर, 26 अक्टूबर 1947 को गठन किया गया था। महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत में विलय हो गया था। कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को। फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता प्राप्त करने की तारीखों के अनुसार सही ढंग से मिलान कीजिए। ए भारत 30 अक्टूबर 1945, बी पाकिस्तान 30 सितंबर 1947, सी म्यांमार 19 अप्रैल 1948, इजराइल 11 मई 1949, श्रीलंका 14 दिसंबर 1955, अफगानिस्तान 19 नवंबर 1946, जी मालदीव 21 सितंबर 1965।
इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ABCDEFG सही क्रम में किए गए हैं, किस तारीखों के अनुसार सही ढंग से मिलान किए गए हैं कि भारत 30 अक्टूबर 1945 को ही हुआ था, सदस्यता प्राप्त मिली थी, और पाकिस्तान को मिली थी 30 सितंबर 1947 को सदस्यता, और म्यांमार को मिली थी 19 अप्रैल 1948 को। के देशों को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता प्राप्त करने की तारीखें हैं कि म्यांमार को मिली थी 19 अप्रैल 1948 को, इजराइल को मिली थी 11 मई 1949 को, श्रीलंका को मिली थी 14 दिसंबर 1955 को, अफगानिस्तान को मिली थी सदस्यता 19 नवंबर 1946 को, और मालदीव 21 सितंबर 1965 को सदस्यता मिली थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो सही मिलान क्या है कि ए 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य था, पाकिस्तान 30 सितंबर 1947, म्यांमार 19 अप्रैल 1948, इजराइल 11 मई 1949, श्रीलंका 14 दिसंबर 1955, अफगानिस्तान 19 नवंबर 1946, मालदीव 21 सितंबर 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 21 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 72वें विदेश मंत्री के रूप में शपथ लिया? ए मार्को रूबियो, बी जो बाइडेन, सी माइक पेंस, डी कमला हैरिस। इसका आंसर हो जाएगा मार्को रूबियो। 21 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने के 72वें विदेशी मंत्री के रूप में शपथ ली मार्को रूबियो ने, और फ्रेंड्स कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। किसको हराकर? कमला हैरिस को हराकर राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन से राष्ट्रपति बने हैं ये? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में JD वेंस किस क्रमांक के उपराष्ट्रपति बने हैं? 48वें उपराष्ट्रपति, 49वें उपराष्ट्रपति, 50वें उपराष्ट्रपति या 51वें उपराष्ट्रपति? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 50वें उपराष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में JD वेंस के क्रमांक के उपराष्ट्रपति बने हैं 50वें उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में घटनाएं दे रखी हैं और सूची 2 में वर्ष दे रखे हैं। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र का गठन कब किया गया था? कोरिया युद्ध शुरू हुआ? पेरिस शांति संधि? वियतनाम युद्ध के बाद? ABCD से आपको मिलान करना है कौन सी किस वर्ष में घटनाएं की गई थी। इसके ऑप्शन आपको ये दे रखे हैं, ABCD में कौन से में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 1919 में। कब की गई थी? 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना की गई थी 1939 में। संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था 1945 में। कोरिया युद्ध शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1950 से 53 में। और पेरिस शांति संधि की गई थी 1973 में। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना 1939 में, और कब तक चला था? 1945 तक। और संयुक्त राष्ट्र गठन किया गया था 1945 में। कोरिया युद्ध शुरू हुआ था 1950 से 53 तक, और पेरिस शांति संधि की गई थी 1973 में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके वर्ष के अनुसार मेल करें। फर्स्ट, रूस यूक्रेन युद्ध। सेकंड है रूस जॉर्जिया युद्ध। थर्ड है यूरोमेडन रिवॉल्यूशन। फोर्थ है ऑरेंज रिवॉल्यूशन। ए 2004, बी 2008, सी 2013 से 14, डी 2022। आपको मिलान करने हैं। इसके ऑप्शन ये दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी। रूस यूक्रेन युद्ध कब हुआ था? 2022 में। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था 2022 में। और रूस जॉर्जिया युद्ध कब हुआ था? जॉर्जिया युद्ध हुआ था 2008 में। रूस जॉर्जिया युद्ध हुआ था 2008 में। और यूरोमेडन रिवॉल्यूशन हुआ था 2013 से 14 में। और ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था 2004 में। तो रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में, जॉर्जिया युद्ध 2008 में, यूरोमेडन रिवॉल्यूशन हुआ था 2013 से 14 तक, और ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था 2004 में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन PYQ थे और आने वाले एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे स्टार लगा लें और सभी PYQ हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के ही सभी क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इस अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। थैंक